पता है मैंने ये स्ट्रेंजर थिंग्स की टी शर्ट क्यों पहनी है? क्योंकि भाई मेरा क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे यहाँ पर अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहा है, वो चीजें जो मैंने इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ये कभी करेंगे। लेकिन क्लब पे मूव करने से पहले जरा पहले यूरोस की बात करते हैं। तो कल भाई यूरोस किक ऑफ हुआ है, पहला दिन था, पहला मैच था, जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड। स्कॉटिश फैंस भाई पागल हो रखे थे एंड जर्मनी की सड़कों पे उन्होंने 3 दिन से आतंक मचा रखा था। लेकिन जितना आतंक उन्होंने मचाया उसका 5% भी अगर उनकी टीम फुटबॉल पे मचा देती तो शायद कल जर्मनी को थोड़ा बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता। मतलब इतना टाइम था मैनुअल नॉयर के पास कि वो घर जाते, अपना बोरिया बिस्तर लेकर आते, बिछाते, लेट जाते, ओढ़ते, सो जाते, और उसके बाद भी यहां पर स्कॉटलैंड की टीम उनको टेस्ट ना कर पाती। मतलब गोल पोस्ट अगर खाली भी छूट जाता तो भी शायद स्कॉटलैंड की टीम गोल ना स्कोर कर पाती। स्कोर लाइन 5-1 दिख रही है, लेकिन आप ये यकीन मानो कि 6 के 6 गोल जर्मनी ने ही स्कोर किए। मतलब स्कॉटलैंड एक गोल तक स्कोर नहीं कर पाई और जर्मनी इतनी ज़्यादा उसमें थी अपने जोन में कि एंटोनी रूडिगर को लगा कि यार ये तो कुछ कर नहीं रहे, मैं ही कुछ कर लूं, आगे जाकर गोल स्कोर करने का मौका नहीं मिल रहा है, चलो ओन गोल स्कोर कर देते हैं। बट कल जो परफॉर्मेंस थी ना जर्मनी की, ये बहुत टाइम के बाद ऐसी जर्मनी की कोई डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। क्योंकि 2018 वर्ल्ड कप हो गया, या फिर आपके 2022 वर्ल्ड कप हो गया, या फिर आपके 2020 के यूरोज हो गए, इन सारे मैचेस में परफॉर्मेंसेस ऐसी आई नहीं थी जहां पर टोटल कंट्रोल में दिखी हो जर्मनी। एंड देन जैसे कि हमने अपने स्क्वाड रिव्यू में भी बात की थी, जो लाइनअप हमने प्रिडिक्ट की थी, जो लाइनअप पिछले 5-6 मैचेस से जर्मन नेशनल टीम नागल्समैन खिला रहे थे, वही सेम लाइनअप कल खेली है। एंड देखो पहले हाफ इन्होंने गेम किल कर दिया, सेकेंड हाफ में आकर उन्होंने 2 गोल स्कोर किया एंड देन उनका काम हो गया। अब पॉइंट यहां पर यह है कि जर्मन नेशनल टीम को एक्चुअल कंपटीशन कौन देगा? क्योंकि इस ग्रुप में सबको एक्सपेक्ट कर रहा था कि जर्मनी ही टॉप करेगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें, भाई देखो फ्लोरियन विर्ट्ज, जमाल मुसियाला, इन सब के बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन लोगों को बात करनी चाहिए कितना अच्छा खेले हैं कल टोनी क्रूज और गुंडोगन। ऑब्वियस ही बात है, फ्लोरियन विर्ट्ज ने गोल स्कोर किया, जिस तरीके से उन्होंने अटैकिंग फ्रंट पर मतलब नेस्तनाबूद कर रहा था स्कॉटलैंड को, वो सब बात करेंगे। जमाल मुसियाला के ट्विंकल टो टचेस, देन उसके बाद वो जो गोल उन्होंने स्कोर किया, जो क्रिएटिव मॉन्स्टर है जमाल मुसियाला, सारी चीज़ें सही हैं और इन दोनों की तारीफ करनी बनती भी है। लेकिन कल जो हमने टोनी क्रूज और आपके यहाँ पर गुंडोगन की परफॉर्मेंस देखी है, टॉप नॉच। दैट इज वाई दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर बिग क्लब्स एंड दैट्स वाई दीज प्लेयर्स आर बीइंग सोल्ड फॉर बिग मनी। अब टोनी क्रूज इस टूर्नामेंट के बाद अपना रिटायरमेंट घोषित करने वाले, ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि भाई इस टूर्नामेंट के बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैं जीतूं हारूं, मैं यहां पर आपके फुटबॉल से रिटायर हो रहा हूं। ऑलरेडी रियल मैड्रिड के लिए वो अपना आखिरी गेम खेल चुके हैं। गुंडोगन ऑन दी अदर हैंड, आपको पता है बार्सिलोना में लोगों ने बोला कि गुंडोगन स्ट्रगल कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। गुंडोगन का बेस्ट गेम मैंने 100 बार बोला है, तब निकल कर आता है जब उनको आप फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व करोगे। एंड कल वही वाली बात थी, कल फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व किया गया। एंड देखो सिंपल टैक्टिक्स थे, जोशुआ किमिक को होल्ड करके रखा राइट फ्लैंक के ऊपर, जो हांसी फ्लिक करते थे कि इन्वर्टेड फुलबैक की तरह खिलाना है, हाफ स्पेसेस में ऑक्यूपाई करवाना है यहाँ पर किमिक को, वो सारी आप बोलोगे यहाँ पर चीज़ें कल नागल्समैन के एंड से देखने को नहीं मिली। बट नागल्समैन ने गेम प्लान बहुत सिंपल रख रखा था, लॉन्ग बॉल्स पर भी उन्होंने ऑपरेट किया। और देखने वाली बात यह, समझने वाली बात यह कि अटैकिंग फ्रंट में उनके पास काई हावर्ट्स के अलावा इतना कोई एरियल डोमिनेंस या फिजिकल डोमिनेंस वाले प्लेयर्स है नहीं। अगर आप गुंडोगन की बात करो, नॉट सो गुड अगर आप बोलोगे फिजिकल लेवल पे, मतलब हाइट एडवांटेज इतना नहीं है। जमाल मुसियाला सेम थिंग, देन फ्लोरियन विर्ट्ज सेम थिंग। लेकिन कल जो आपकी स्कॉटलैंड ने भर भर के स्पेस दिया, देखो जर्मनी की आप तारीफ करो क्योंकि जर्मनी अच्छा खेली है, लेकिन जितनी घटिया फुटबॉल कल आपकी स्कॉटलैंड ने खेली है वो भी एक रीजन बना क्यों यहाँ पर जर्मन नेशनल टीम को कोई कंपटीशन ही फेस नहीं करना पड़ा। अब होगा क्या कि अगर ग्रुप स्टेज में लेट्स से कि स्विट्जरलैंड और हंगरी भी कोई कंपटीशन नहीं दे पाती जर्मनी को, तो जर्मनी जब अगले राउंड में जाएगी ना और उनको कोई बड़ी टीम मिल जाएगी, तो शायद वो इतना प्रिपेयर होकर ना आ पाए। लेकिन हाँ, नागल्समैन की टीम ने कल जिस तरह से डोमिनेट किया स्कॉटलैंड को, एंड एक फेज आया था जहां पर लग रहा था कि यार जर्मनी ने अपना गार्ड डाउन कर दिया। उन्होंने चेंजेस किए, वो एमरे चान वगैरह को लेकर आए, पास्कल ग्रोस वगैरह को लेकर आए, एंड उसके बाद वो वापस से गेम में ग्रो करने लगे। इतने सारे पॉजिटिव्स के बीच में लिरॉय साने की परफॉर्मेंस थोड़ी सी आप बोलोगे हल्की लगी, क्योंकि लिरॉय साने को काफ़ी बॉल फीड की गई, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर थी जहाँ वो असिस्ट या फिर गोल स्कोर कर सकते थे, बट वो फाइनल प्रोडक्ट लिरॉय साने के गेम में मिसिंग है। और इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि जमाल मुसियाला जो कि बायर्न के लिए सेंट्रली खेलते हैं, वो यहाँ पर आपकी जर्मन नेशनल टीम के लिए राइट फ्लैंक पे खेल रहे हैं। बट ये काई हावर्ट्स की परफॉर्मेंस अच्छी, निकलस फुलक्रुग ने आके यहाँ पर गोल स्कोर किया फ्रॉम द बेंच। तो जर्मनी ने जो अपना गेम प्लान तैयार किया था वो
पूरे तरीके से एग्जीक्यूट किया। अब देखो आज होने वाले मैचेस में आपको हंगरी वर्सेस स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा। मैं तो यहां प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि भाई स्विट्जरलैंड जीतेगी, बट हंगरी अपसेट कर सकती है। सोबोजलाई वगैरह जैसे प्लेयर्स हैं इनके पास, अच्छे प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं। देन आपकी क्रोएशिया का भी मैच है। देन आपको रात में इटली वर्सेस अल्बेनिया भी देखना है। क्रोएशिया स्पेन में आई एम प्रिडिक्टिंग कि शायद यहां पर ड्रॉ हो जाए, बट स्पेन जिस तरीके से परफॉर्मेंस देकर आ रही है अभी अपने फ्रेंडलीज में, दे आर द फेवरेट्स। ऑल्दो क्रोएशिया ज़्यादा बैलेंस टीम है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी टीम लगातार पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स अच्छा करती आ रही है। बट स्टिल आई फील कि ये मैच ड्रॉ होगा। जो आखिरी मैच है आज का वो है इटली वर्सेस अल्बेनिया। उसमें इटली फर्म फेवरेट है भाई। अल्बेनिया की टीम आई डोंट थिंक इतनी स्ट्रांग है कि इटली को होल्ड बैक कर पाए, लेकिन इटली सरप्राइज करती है। इटली ऐसे ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट यहाँ पर मैचेस हार जाती है, ड्रॉ कर लेती है, जैसे कि हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में देखा था, या फिर हमने देखा था यूरोस क्वालिफायर्स में। वो लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नॉर्थ मैसेडोनिया से हार गए थे। तो ये चीज़ें जो हमने देखी अभी रिसेंट टाइम में इटली के एंड से, वो चीज़ें सरप्राइज हमें करती हैं, एंड इसीलिए हम कभी भी इटली को एज फेवरेट्स भी नहीं बोल सकते। बट आज के गेम में तो इटली एज अ फेवरेट ही उतरेगी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जरा आप नेशनल फुटबॉल से जरा क्लब फुटबॉल पे वापस आते हैं और थोड़ा ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर जो मैसिव अपडेट आई उसके बारे में बात करते हैं। भाई मैंने 2-3 दिन पहले, या आई थिंक 1 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था भाई इनियोस इज ग्लेजर्स 2.0। अरे मैं भाई हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं आपसे सर जिम रेडक्लिफ, आपने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया। कल 50 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने कैरिंगटन में, और वो सारी बातें जो आपके रोनाल्डो ने बोली थी, आप कह सकते हो सारी की सारी सच थी। क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड का अगर आप स्टेडियम का हाल देखोगे जर्जर है, यूनाइटेड की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज का हाल है वो खासा खराब था। 50 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है यहाँ पर इनियोस ग्रुप, और इसका काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जब प्लेयर्स लौटेंगे यहाँ पर अपने सीजन के लिए, तो यहाँ पर कैरिंगटन की फैसिलिटीज काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होंगी, एमएस काफ़ी इंप्रूव हो चुका होगा। तो ये ज़रूरी भी था, दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि 2007-8 में जब क्लिफ से यहाँ पर कैरिंगटन मूव किए थे उसके बाद से कोई अपग्रेड नहीं किया गया हमारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा स्टेप है। उसके अलावा यार कल हमने डिस्कस भी किया था कि जैरेड ब्रेंथवेट के साथ हमारे लिंक्स आ रहे हैं। यूनाइटेड ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि पहला जो हमारा ऑफर होगा वो 35 मिलियन का होगा। अब एवर्टन आई डोंट थिंक 35 मिलियन के ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, दे विल ट्राई टू डिमांड अराउंड 60 मिलियन। लेकिन अच्छी बात यह कि इस बार हमारे जो फुटबॉलिंग हेड्स हैं वो जेसन विलकॉक्स हो गए, आपके उमार बरेदा हो गए, तो इतना झुकना नहीं पड़ेगा हमें, एंड हम ओवर पे नहीं करेंगे। एंड ये मैनेजमेंट झुकने वाली लग भी नहीं रही, जिस तरीके से वो ट्रांसफर मार्केट में अभी उतरे हैं, एंड डेफिनेटली जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मैनेजर की पोजीशन पे भी अपना रिएक्शन दिया था। दे वर ट्राइंग टू गेट समवन ऑन बोर्ड, या फिर दे वर ट्राइंग टू क्रिएट प्रेशर और इनेक्ट कि देखो भाई ऐसा है, अगर तुम परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करोगे तो हमारे पास और भी नाम है यहाँ पर लेकर आने के लिए। तो ये बिजनेस है रिजल्ट्स वाला, आपको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। अब कल लॉरी विटवेल ने जो आर्टिकल प्रिंट किया है अपने एथलेटिक के ऊपर, भाई उसमें ना जेडन सेंचो की बग्गियां उधेड़ के रख दी हैं लॉरी विटवेल ने। जेडन सेंचो के बारे में एक एक चीज जो कि अब तक हम बात करते आ रहे थे, वो सारी चीजें कल लॉरी विटवेल ने एक्सपोज कर दी हैं। पहली बात तो ये ओले गुनार सोल्शायर ने अपने ओवरलैप के वाले एपिसोड में भी बोला था, जो गैरी नेविल और आपके यहाँ पर जेमी कैरेगर और आपके इयान राइट एंड रॉय कीन वाला एपिसोड आया था, उसमें कि हमने जब जेडन सेंचो को साइन किया था तब जेडन सेंचो को हमने राइट हैंड साइड के लिए साइन किया था, बट जेडन सेंचो ने आने के बाद यहाँ पर बोला कि आई एम मोर कंफर्टेबल प्लेइंग थ्रू द लेफ्ट। अच्छा, अब ये वही सेम जेडन सेंचो जो कि डॉर्टमंड के लिए भी राइट विंग पे खेल रहे हैं। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आया था और यहाँ पर इसने अच्छा खासा पैसा कमाया। आप देखो, इसने सारे यूनाइटेड रिलेटेड पोस्ट जो थे वो हटा दिए। यूनाइटेड एफए कप जीती, इस बंदे ने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं किया टीम को। एंड ये कितना अनथैंकफुल है कि इसको जब नहीं इसका मेंटल स्पेस सही था, इसको यूनाइटेड ने, टेन हैग ने पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भेजा, इसको उसका पर्सनल स्पेस दिया। बट प्लेयर्स जो ऐसे होते हैं ना भाई, ये इतने बड़े क्लब्स के लिए और इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट में खेलना डिजर्व नहीं करते। आपकी परफॉर्मेंस आ रही थी, नहीं आ रही थी, लेकिन फैन बेस ने फिर भी आपको बैक किया। एंड दैट्स हाउ यू हैव रिस्पॉन्डेड कि यहाँ पर आप मैनेजर को बेइज्जत कर रहे हो, देन आप यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड पे, कल लॉरी विटवेल की जो रिपोर्ट है उसमें पूरा ब्यौरा उन्होंने दर्ज किया है कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेनिंग ग्राउंड पर जेडन सेंचो ने जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो नहीं किए, और यहाँ पर इसके चलते वो आर्सेनल वाला गेम, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट भी आया था कि जेडन सेंचो की परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पिच पर अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया, जिसके बाद पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था यहाँ पर जो जेडन सेंचो ने ट्विटर पर जाके किया था। जेडन सेंचो सेल किए जाएंगे, 110% जेडन सेंचो की जगह नहीं बनती यूनाइटेड स्क्वाड में, लेकिन कौड़ियों के भाव हम नहीं बेच सकते। और इसके अलावा
लॉरी विटवेल ने अपने आर्टिकल में एंटनी और टेनहैग के रिलेशनशिप पर भी भाई हाईलाइट डाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे हम सब ने टेनहैग को ब्लेम किया कि फेवर कर रहे हैं, फेवरेटिज्म है, एंटनी को नहीं ड्रॉप करना चाहते। लेकिन कल जो लॉरी विटवेल का आर्टिकल आया उसमें उन्होंने बोला है साफ साफ कि एंटनी को लेकर आपके टेनहैग एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी। और एंटनी ने जो रिएक्शन दिया जब उनको बोला गया लेफ्ट बैक पे खेलने के लिए लिवरपूल के अगेंस्ट, तो बहुत ही ज़्यादा वो रूड साउंड किए। देन उसके बाद यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद काफ़ी गहमा गहमी हो गई थी दोनों के बीच में। एंड इसी वजह से फिर आपको याद भी होगा कि जब लास्ट ईयर भी एंटनी ने वो रूले मारा था, एंटनी टर्न मारा था, तब भी वहाँ पर एंटनी को ड्रॉप किया गया था 2-3 मैचेस के लिए। और जो भी उनके केसेस निकल कर आए उसके बाद से टीम का जो माहौल था, ड्रेसिंग रूम के अंदर जो माहौल था, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, काफ़ी सस्पिशियस भी हो गया था। इस साल में एंटर करते में एंटनी भी हमारे ट्रांसफर लिस्ट पर ही हैं कि उनको भी बेचना ही बेचना है। और यहाँ पर अब आप देखोगे कि मेसन ग्रीनवुड के जो यूवेंटस के रूमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब यूनाइटेड यहाँ पर ब्रेमर को ला सकती है, या फिर अगर हम चाहें तो फेडरिको किएसा को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ग्रीनवुड वाली डील में, क्योंकि हमें एक राइट विंगर भी चाहिए होगा, क्योंकि अमाद डियालो के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो नहीं सकते। और गर्नाचो आपका अभी काफ़ी अंडर डेवलप्ड प्लेयर है। तो अगर आप सीजन में कंपीट करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि टॉप 4 आओ, या फिर जो गैप है आपका और आपके चैंपियन टीम के बीच का वो गैप क्लोज करो, तो आपको क्वालिटी चाहिए होगी। आई गेट इट कि किएजा इंजरी प्रोन प्लेयर है, बट हमें ये गैम्बल्स खेलने पड़ेंगे। देन आपने देखा है कि बायर्न के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात चली रही है कि हम कैसे बायर्न से मैथाइस डिलिट को लेकर आ सकते हैं। आई थिंक ये यूरोज बहुत हद तक डिसाइड कर देगा कि मैथाइस डिलिट का प्राइस क्या रखेगी यहाँ पर बायर्न म्यूनिख। अगर नेदरलैंड्स अर्ली एलिमिनेट हो जाती है और मैथाइस डिलिट को जगह नहीं मिलती है स्टार्टिंग 11 में, या फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, शायद डील स्ट्रक हो जाए एट 50 मिलियन, 45 मिलियन, मैक्स टू मैक्स 55 मिलियन, क्योंकि यूनाइटेड इस बार ओवर पे तो नहीं करने वाली। लेकिन हमें बहुत कॉशियसली मूव करना पड़ेगा ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि बजट की शॉर्टेज है हमारे पास, एंड प्लस हमें पहले हमारे जो प्लेयर्स हमें सेल करने उनको ऑफलोड करना पड़ेगा, तभी हम नए प्लेयर्स ऑन बोर्ड लेकर आ पाएंगे। बट डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये विंडो होने वाली है, और ये यूरोस के साथ साथ हम हर एपिसोड में कवर करेंगे कि कौन से प्लेयर किस क्लब से लिंक हो रहे हैं, कौन से प्लेयर किस क्लब से लिंक नहीं हो रहे हैं। ओलीसे इज डेफिनेटली गोइंग टू चेल्सी, यहाँ पर बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओलीसे देखो हमारे रडार पर थे, बट मैं कभी भी ओलीसे पे इतना सोल्ड आउट नहीं था। ओलीसे इज अ डिसेंट प्लेयर, ओलीसे कैन इम्प्रूव चेल्सी एंड या फिर कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ एट चेल्सी। बट एंजो मरेस्का के साथ यहाँ पर किस तरीके की फुटबॉल खेलेगी चेल्सी, ये हमें अभी पता नहीं है। उनके पास ऑलरेडी मद्यूके, कोल पार्मर और बहुत सारे फॉरवर्ड्स हैं। वो क्या डिसीजन लेंगे, किन प्लेयर्स को सेल करेंगे, किन प्लेयर्स को लोन पर भेजेंगे, वो देखना होगा। अगर ओलीसे आपके जा रहे हैं यहाँ पर चेल्सी में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 70 to 80 मिलियन का ये डील होगा। चेल्सी ऑलरेडी अभी फेस कर रही है थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो यहाँ पर आपके यूरोप में क्वालिफाई मतलब कॉन्फ्रेंस लीग के लिए किए हैं, यूरोपा नहीं खेलने वाले हैं। तो देखते हैं कितना बजट उनके पास रहेगा खर्च करने को, और कितनी साइनिंग्स वो अफोर्ड कर पाएंगे और कितने प्लेयर्स उनको बेचने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर नोटिस करने वाली। बाकी आज शाम में जुड़ना मत भूलेगा वॉच अलॉन्ग्स के लिए। यूरोस का हम पूरा टूर्नामेंट यहाँ पर बैठ के कवर करेंगे, और 21 तारीख से जब आपका कोपा अमेरिका शुरू होगा तो वो सारे मैचेस भी हम यहाँ पर बैठकर कवर करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में और शाम की लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।